वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली के हवाले से। पाकिस्तान में अगर हम पिछले कुछ सालों पर नज़र दौड़ाएं तो हम कह सकते हैं कि बिजली की फराहमी और बिजली की कीमत ये हमेशा ही एक मसला रहा। अब पहले अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो उस ज़माने में लोड शेडिंग की शिकायत थी और ये कि बिजली काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई तो जो बिजली जनरेट करने के प्लांट्स हैं वो तो उन्होंने लगा लिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बिजली की कीमत IMF के प्रोग्राम्स के तहत और वजूहात के बायस इतनी बढ़ गई कि अब लोगों की शिकायत ये है कि बिजली जो है उसके बिल नहीं भरे जाते। इसके साथ साथ आई दुनिया में जिसको कहते हैं सोलर रेवोल्यूशन, पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ा और फिर हुकूमत ने उन दिनों में इसको इनकरेज करने की भी कोशिश की। सोलर पैनल्स के ऊपर कंसेशंस दिए, लोगों को इनकरेज किया और बहुत से लोगों ने अपने घरों पर सोलर पैनल्स लगाए ताकि उससे बिजली हासिल कर सकें। शहरों के अंदर ख़ास तौर पे जो सोलर पैनल्स लगे तो उसके साथ साथ फिर कंज्यूमर्स ने नेट मीटरिंग से भी फ़ायदा उठाया, यानी कि जो उनके जितनी वो बिजली फराहम प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें से कुछ वो हुकूमत को बेचते थे और कुछ वो इस्तेमाल करते थे, जिससे बिल्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ा। मगर अब ये भी एक मसला बन गया है बकौल जो हुकूमत के लोग हैं कि क्योंकि हमारी एक गर्दशी कर्जा है, सर्कुलर डेट है, तो अगर जो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं अगर वो सोलर इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर बिजली के बिल कौन भरेगा, और बिजली के बिल कोई भरेगा नहीं तो हुकूमत के पास जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसी हवाले से पिछले दिनों में एक दफ़े फिर ये कोशिश की गई कि इस सारे सिस्टम में तब्दीली लाई जाए। पिछले महीने के जो बिल्स आए हैं उसमें बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि वो बहुत भारी थे, ख़ास तौर पे जो लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे थे। अखबार में ख़बरें आई, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इस दफ़े जो यूनिट्स बेचे गए हुकूमत को या ग्रिड सिस्टम को, शायद उनको कैलकुलेट नहीं किया गया और उनकी पेमेंट नहीं हुई और इसलिए बिल्स में इतना फ़र्क पड़ा, शोर मचा। तो जो पावर के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने सबको ये हिदायत दी है कि लोगों की जो बिलिंग है उसको ठीक किया जाए और उनको पेमेंट्स की जाए। ये इस महीने का तो मसला हल हो ही जाएगा, मगर क्या ये फिर हुकूमत कोई कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं इस सिस्टम को तब्दील करने की और ख़दशात ये हैं कि दोबारा भी होगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब, सहाफ़ी हैं, गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे, और हमें ज्वाइन किया है अमार हबीब खान साहब ने। ये तवान्नाई के इशूज़ पे ख़ास तौर पर बहुत नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि सर ये जो फैसला हुआ, जो बिजली के बिलों में एकदम नज़र आई तब्दीली, ये किस लेवल पे फैसला हुआ? कि क्योंकि लग तो ये रहा था जैसे हुकूमत को मालूम ही नहीं है, मिनिस्टर साहब ने उस पर नोटिस लिया और फिर इंस्ट्रक्शंस दी, तो हु वाज मेकिंग द डिसीजंस बिफोर दिस? आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि ये इशू क्या हुआ है। एंटायरली पॉसिबल कि कोई कैलकुलेशन एरर हो और उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि यूनिट बिलिंग वाला इशू है कि वेदर कहीं डायरेक्शन दी गई है या ये कोई और कैलकुलेशन का इशू हुआ है। मगर ये बात ज़रूर है कि सोलर की जो है बेसिकली जिस रेट पे हुकूमत सार्फिन से ख़रीदती है नेट मीटरिंग वाले, वो बहुत ज़्यादा है और वो सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब अब काफ़ी ये ऑलरेडी 2-2.5 साल हो गए हैं इस चीज़ को डिबेट करते करते, अब वक्त आ गया कि उसको ऑलरेडी चेंज कर दें। सही। खुर्रम साहब, आपने अमार साहब की बात सुनी। एक तो आप भी इस पे कमेंट करिएगा कि आपके ख्याल में ये क्या हुआ कि मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया और इंस्ट्रक्शंस दी टू द कॉन्ट्ररी, और दूसरा ऑफ कोर्स अमार साहब ने जो इशू हाईलाइट किया, इवेंचुअली तो हमने इस पे ही बहस करनी है। सो वेदर यू वांट टू टेक इट अप नाउ और आई रिटर्न टू यू लेटर इन अ क्वेश्चन ऑन दिस। अरफा, कोई बहुत अजीब एक वाकया हुआ है अभी, क्योंकि एक कोई इदारा है, पावर सेक्टर जो है ना पाकिस्तान का, उसमें तमाम बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिफरेंट कंपनीज हैं। तो उसमें नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, एक CPPA है जिसका नाम सेंट्रल पावर परचेस एजेंसी अथॉरिटी ऐसा कुछ है।
फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो एक कोई कंपनी है जिसका इतना कोई नाम आता नहीं है नॉर्मली न्यूज में, जिसका नाम है पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी, पीपीएमसी। इतना ज्यादा इसका नाम मैंने खुद नहीं सुना हुआ। उनकी तरफ से कोई दिसंबर 25 को मेरे ख्याल में कोई एंड दिसंबर में ही कोई एक हिदायत आई थी, जो कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाहौर और पूरे मुल्क में खास तौर पे, लेकिन उनको कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी लाहौर से खास तौर पे अपेरेंटली, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग का लाइसेंस लिया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। और जब आप लाइसेंस लेते हैं नेट मीटरिंग का, तो उसमें एक सीलिंग होती है कि आप इतनी कैपेसिटी लगा रहे हैं। मिसाल के तौर, अगर आपकी छत पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो उसके मुताबिक आपको लाइसेंस मिलता है कि इतना आप बिजली जो है वो फीड कर सकेंगे, पीक जनरेशन इसकी इस टाइम पे इतनी होगी। अम, अब इनको कंप्लेंट ये रिसीव हुई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लेने के बाद मजीद अपने पैनल्स में इजाफा किया है, या पैनल्स को रिप्लेस करके हाई एफिशिएंसी पैनल्स लेके आए हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो उनके लाइसेंस जो उनकी सीलिंग थी उससे ज्यादा हो गई है। तो अगर किसी शख्स ने 5 या 6 केवी का सिस्टम लगाया अपनी छत पे, वो अब इस शिकायत के मुताबिक 8 9 10 केवी फीड कर रहा है। तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उनको मुसीबत आ रही थी कि ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, बजाय इसके कि जो उन्होंने लाइसेंस और अपनी एप्लीकेशंस के मुताबिक अपना सही। फोरकास्ट किया। तो इन्होंने हिदायत दी थी। तो इस कंपनी ने जाके, पीपीएमसी ने उनको हिदायत दे दी कि आप ऐसा करें कि जो ज्यादा दे रहा है ना बिजली आपको, उसको आप नेट मीटरिंग का फायदा निकाल दें पूरा, उसको आप फुल बिल दे दें जो उसका बनता है, माइनस ऑल नेट मीटरिंग यूनिट्स। तो लोगों के पास इतने बड़े बड़े एकदम से बिल्स आ गए, वो हैरान हो गए। एक दो जो मैंने देखे हैं, वो तो ट्रिपल हो गए थे ऑलमोस्ट, यानी कि जो वो दे रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा का सही। बिल हो गया। आपके व्यूअर्स के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होंगे इसमें, लेकिन मैंने जो कुछ एक आध बिल्स देखे हैं उनमें तो इस लेवल का वो था। तो जब ये हुआ तो एकदम से जो शोर मचा उस पे कि भाई ये बिजली का बिल क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर हुआ है हमारे घर में। तो वो शोर जो है वो बड़ी जल्दी से पहुंच गया वजीर आजम तक अपेरेंटली। एंड आई डोंट नो किस लेवल पे ये फैसला किया गया है, लेकिन बहुत फुर्ती से एकदम से मिनिस्टर वाटर एंड पावर साहब ने जाके इसको फिर अनाउंस किया कि नहीं नहीं, हमने जो अभी एक्सेस हमने किया है वो अगले महीने के बिल में हम वापस देंगे। इस हिदायत को उन्होंने परे किया। लेकिन जितनी स्पीड से इस एक इदारे की दी हुई हिदायत को एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट आया इतने सारे लोगों के घरों में और उनके बिलों में, इससे लग रहा है कि अगर ये फैसला ऊपर की लेवल पे अप्रूव नहीं हुआ था, तो दैट मीन्स कि पावर ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो अब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही है, कि जो उनका उनका फैसला होगा बिल्कुल वो ठीक किसी सर। गवर्नमेंट की राय के बगैर जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये आई थिंक काफी एक सही। हैरानखोर किस्म का एक वाकया हुआ है। जी बिल्कुल हाँ। ठीक। अमार साहब, अब ये बात कि आप जो कह रहे हैं, एंड आई टेक द इशू अगेन टू खुर्रम साहब, कि आप कह रहे हैं कि अब इसको तब्दील कर देना, ये तो सर सही है, शायद आपकी बात सही हो कि इसको तब्दील कर देना चाहिए, बट लोगों ने, बहुत से जो लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इस सारे सोलर सिस्टम में, सोच के कि हुकूमत की एक पॉलिसी है, अब आप कह रहे हैं उसको तब्दील कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 30 लाख घर हैं, 3 मिलियन घर हैं जिनके ऊपर सोलर लगा हुआ है। उसमें से सिर्फ 2,80,000 या तकरीबन 3 लाख ऐसे हैं जो कि नेट मीटरिंग है। टोटल जो इस मुल्क में घर हैं तकरीबन 34 मिलियन हाउस होल्ड हैं। तो इसेंशियली जो 3 लाख की जो हाउस होल्ड हैं, दे डोमिनेट द कॉन्वर्जेशन कि जी ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो 3 लाख घर हैं या ये जिनके पास नेट मीटरिंग है, इफेक्टिवली दे सही। यूज द ग्रिड एज अ बैटरी। जैसे आपने बैटरी पैक ले लिया और उसके आप पैसे नहीं दे रहे। इससे हो क्या रहा है, क्योंकि इनकी कंजम्पशन 200 यूनिट से भी कम हो जाती है, ये एक्चुअली प्रोटेक्टेड यूज़र बन जाते हैं। वो क्लास जो कि हमने ऐसे लोगों के लिए बनाई हुई जो कि वल्नरेबल हों, ये बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो कि एक्चुअली इसमें आ जाते हैं। यस, वो क्लास बिल्कुल चेंज भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की चेंज होना भी ज़रूरी है। और बात सारी ये है कि अब दुनिया भर में ये हो गया है कि जब रोशनी जिस वक्त होती है, समझे सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बिजली की, जो कीमत है सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक, वो तकरीबन 7.5 से 8 रुपए होती है।
जबकि जो नेट मीटरिंग वाले यूज़र हैं उनसे वो मेरे ख्याल से जितना भी 25 रुपये 26 रुपये जो भी रेट है उस पर वो चीज़ दी जाती है। दुनिया में हर जगह हो गया नेट मीटरिंग का जो रेट है वो ग्रिड से मार्जिनल रेट से कनेक्टेड होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो चीज़ ख़त्म होती है। इवन जो आपने बात करी कि जो इन्वेस्टमेंट करी थी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करी थी और उसका बेताशा फ़ायदा भी हुआ है, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ एक जनरेशन लाइसेंस भी होता है कि जी आपका 5 साल का होगा 7 साल का होगा। तो जो अग्रीमेंट था हुकूमत के साथ या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ वो तो चेंज नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह ही रहेगा। मगर अगर वो ठीक। एक्सपायर हो जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही अग्रीमेंट आपको आगे भी मिले। तो आई थिंक इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अब जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट 2019, 20, 21 में ज़रूरी थी मगर 2025 में वो उस चीज़ की नहीं है, तो मौके के हिसाब से वो चीज़ भी तब्दील होनी चाहिए। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें खुर्रम हुसैन साहब से और अम्मार हबीब खान साहब से। खुर्रम साहब, जो आप अम्मार साहब बात कर रहे हैं कि जब शायद ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई तब एक इन्वायरमेंट फ़र्क थी, शायद बिजली की भी कमी थी, सब इश्यूज थे। नाउ वी आर इन अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। आप इत्तेफाक करेंगे सर इससे? जी जी जी, मैं करूंगा, इस बात से इत्तेफाक करूंगा आरिफा। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं जो अगर एक दफा हम लोग अलग अलग उनको समझ लें तो फिर कंफ्यूजन जो है वो काफी क्लियर हो जाती है। एक बात है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी नेट मीटरिंग लाइसेंस लिया हुआ है और अपने घर में उसको अभी चला रहे हैं, उनका अगर आप जाके टैरिफ चेंज करें तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होएगा, क्योंकि उन लोगों ने तो एक अपना पूरा सिस्टम लगाया है बेस्ड ऑन एक कमिटमेंट उनको जो मिली है, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपसे बिजली इस रेट पे खरीदी जाएगी जो आप अपने घर की रूफटॉप पे बनाएंगे। और वो उस रेट के मुताबिक उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। जब अगर आपने उस रेट को छुआ, वो लोग जिनका ऑलरेडी लाइसेंस है, जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग कस्टमर्स हैं, अगर उनका आपने टैरिफ छुआ तो वो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर कोई नया एप्लीकेंट आ रहा है जो आज शुरू करना चाह रहा है अपनी नेट मीटरिंग और वो आज अप्लाई कर रहा है एक लाइसेंस के लिए, या पुराना कोई ऐसा लाइसेंस प्रोड्यूसर जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और अब वो उसको रिन्यू करने जा रहा है, वो वाला रेट अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहां पे तो ऑब्वियसली यस, गवर्नमेंट की 100% राइट बनती है टू से कि अब हम सही। ये वाली बिजली इतने की खरीदेंगे, क्योंकि बिजली की कीमत कोई फिक्स्ड नहीं होती है। आई मीन इट चेंजेस। तो आई थिंक जो मौजूदा प्रोड्यूसर्स हैं उनको अगर आप चलने दें जिस जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है उसके मुताबिक, और गवर्नमेंट ये अनाउंस करे कि फ्रेश जो लाइसेंसेस होंगे वो अब इस रेट पे इशू होंगे, तो देन देयर इज नो कंफ्यूजन और देयर इज नो ऑपोजिशन टू दैट आइडिया। सर सही। बट अमार साहब, जो अब ये मतलब कि पिछले दिनों में ये जो वाकया हुआ जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सर इधर से भी और पहले से भी लग ये रहा है कि जैसे हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या पॉलिसीज हैं उनको भी तब्दील किया जाए। और ये मैं अगर ये कहूँ आपसे कि ये ना पहली कोशिश थी और ना ये आखिरी कोशिश थी, तो the fears are there सर कि कहीं ना कहीं इन सबको भी छेड़ा जाएगा। नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं था। इवन जो पहले की भी जो प्लान आए थे या जो भी जो रिकमेंडेशंस थी उसमें यही था कि जब जब जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा, इट विल बी एट अ डिफरेंट रेट। तो सर सो देन दैट व्हाई इज डिड द ऑलवेज गवर्नमेंट बीन द बैक केस, डाउन? वरना तो 3 लाख कस्टमर है उसमें 2.5 लाख कैसे होंगे? So this is the problem. ये these 250,000 household they dominate the conversation without even knowing कि हो क्या रहा है। ये बताओ ना, किसी को नहीं पता होता क्या हो रहा है, सब बोलना शुरू कर देते हैं कि जुल्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इस टाइप की बातें शुरू हो जाती हैं। When you actually read through the real thing, when you see कि हो क्या रहा है, वो act fair for everyone. And sadly or tragically, whenever the opposition is by the richer households in the country, तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट बैक्स इट ऑन इमीडिएटली, कहना कि जी ये वही लोग हैं जो कि इनको वोट भी देते हैं या जो भी इनको फंडिंग करते हैं, वॉट एवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जैसे खुर्रम ने स्टार्ट में बात करी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको लाइसेंस मिला हुआ है लेट्स से कि 5 किलोवाट का, सिस्टम आपने 20 का लगाया हुआ है, आप सेल 20 का कर रहे हैं मगर आपका जो एक्चुअल लाइसेंस है 5 का है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपने भी करा हुआ है। ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं, द डेटा इज आउट देयर, द एवरेज साइज ऑफ अ सोलर सिस्टम इन कराची जो नेट मीटरिंग है, दैट्स अराउंड 10 किलोवाट। इन फैसलाबाद, लाहौर, दैट्स इवन हायर। जबकि जो लाइसेंस इशू हुए हैं वो 5 किलोवाट के, 6 किलोवाट के इशू हुए हैं। सो देयर आर पीपल आउट देयर हु आर ऑलरेडी इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
There are people out there जो कि households सही। out there जो कि एक्स्ट्रा बेच रहे हैं और ग्रिड उनसे खरीद रही है, तो इस चीज को भी एडजस्ट करना जरूरी है। कम से कम जो लाइसेंस है उसकी जो टर्म्स है उस पर तो दोनों पार्टीज हैं, देन वी कैन सी कि आगे क्या करना है। बिल्कुल ठीक सर। जी खुर्रम साहब, आपने सुनी अमार साहब की बात। वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है और इसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं हुकूमत के लिए। नहीं हो रहे होंगे लाजिम। आई थिंक जो अगर आपको लाइसेंस एक वॉटेज का मिला है और आपने उसे ज्यादा का सिस्टम लगा दिया है, ये देखिए नेचुरल सी चीज है आरिफा के जैसे जैसे बेहतर टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में चंद सालों के बाद, तो लोग अपग्रेड करते हैं अपने सिस्टम को। और अगर लाइसेंस ने आपको पाबंद किया कि आपने इससे ज्यादा यूनिट्स आगे बेचने नहीं है, लेकिन आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है वो तो इंक्रीज हो रही है, या वो अब आप बेहतर मीट कर सकते हैं नए पैनल्स के साथ, तो आपने वो भी लगाने हैं। तो यू नो घर वाले जो हैं वो अब इसमें फंसे हुए हैं कि मैंने भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, इंक्रीज करना है। आई थिंक ये नेट मीटरिंग के निज़ाम को थोड़ा मजीद और मे बी रिफाइन करना चाहिए टू अलाउ पीपल, और लाइसेंसेस में अलाउ एक अलाउंस दे दें कि अगर आप चाहें तो इसको इंक्रीज करना चाहें इसका अमाउंट, या अगर आप मजीद और एफिशिएंट पैनल्स लगा रहे हैं घर पे, तो कोई उसकी उसमें कोई क्लॉज होना चाहिए टू अलाउ फॉर दैट। वैसे भी आई थिंक अभी एक काफी आउटडेटेड डिस्कशन होती चली जा रही है, बिकॉज वेरी सून, अब टाइम ज्यादा दूर नहीं है और अगली जनरेशन जो जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, लोग अब बैटरी की तरफ लेके सही। जाएंगे। अब आई थिंक ये सारा सिस्टम कि आप घर की छत पे अपनी बिजली पैदा करें और वो गवर्नमेंट को बेचें, ये खत्म हो रहा है। घर पे अपनी आप बैटरी लगाएं, ठीक। आप वही जो अपनी पैदा की हुई बिजली है उसको स्टोर करें और उसको खुद कंज्यूम करें, ताकि आप ग्रिड को खुदाफिज कह सके एक दफा फाइनली जाके उसका वो काट सके। बट यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा आरिफ, अगर आप सही। 1-2 मिनट की इजाजत दे दें जी सर। मुझे, कि जी ये सर, जो वेरी एक क्विकली। क्रिटिसिज्म है, एक क्रिटिसिज्म जो अभी हमारे ने भी कही है कि, और ये ग्रिड की तरफ से पावर सेक्टर की तरफ से भी आती है, कि लोग ग्रिड को बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक इलॉजिकल सी बात है, ठीक है, बिकॉज बेशक कर रहे हैं, ठीक सर। बेशक। द पॉइंट इज कि जब हम लोग घर पे बिजली का कनेक्शन लेते हैं और घर पे मीटर लगता है हमारे, तो कहीं पे ये कमिटमेंट नहीं हम लोग देते हैं इन रिटर्न कि हम इस ग्रिड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कल को अगर मैं एक महीने बहुत की बहुत लिए शुक्रिया घर हमारे से दो बाहर मेहमानों जाऊं का, तो उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तीरा वैली की, और उसके ऊपर जो हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बयानात में हमें तज़ाद नज़र आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे तीरा का, और जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग जारी है। वफाकी हुकूमत कहती है कि तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ना फ़ौज ने ना वफाकी हुकूमत ने वहाँ से लोगों को निकलने को कहा। सूबाई हुकूमत जो है बकौल वफाकी हुकूमत में उन्होंने ही सब बंदोबस्त किया, और लोग गालिबन जो हर साल सर्दियों में वहाँ से निकलते हैं जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और बर्फ़बारी होती है, ये जो लोग हमें सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ से इसलिए हटे। सूबाई हुकूमत दूसरी तरफ कहती है कि उनके इल्म में नहीं था, ये सब काम जो था जिरगे के थ्रू हुआ। जिरगे में फ़ौजी अफसरान भी मौजूद थे और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एफ़र्ट किया गया, और वो ये भी दावा करते हैं कि जब ये सब कुछ तय हो गया तो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ मौजूद है, इसलिए उन्होंने पैसे भी उसके लिए अलॉट किए ताकि लोगों का ख्याल रखा जा सके। इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि बंदोबस्त लोगों के लिए जो किया गया, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस थे जिसके लिए पैसे भी रखे गए, वहाँ भी बद इंतज़ामी थी जिससे लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँची। अब सूबाई हुकूमत ने इतवार के रोज़ जिरगे का ऐलान किया हुआ है ताकि मालूम हो कि वो जो फैसले हुए थे जिसके बाद लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, वो फैसले किसने किए और किस तरह हुए। जो लोग हैं वो अब भी तकलीफ़ में हैं। नकल मकानी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर ने तो कर ली है, मगर परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और जो इस सारे सूरत हाल के बारे में एक जो कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने BBC को ये कहा कि तीरा के लोगों के साथ बर्बरियत की जा रही है, मजाक किया जा रहा है, और वो बहुत जल्द इस बारे में अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साथ टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया अरशद अजीज़ मलिक साहब ने, रेजिडेंट एडिटर
ایڈیٹر ہیں جنگ پشاور, یہ ہمیں پشاور سے جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ٹیپو صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ارشد صاحب کیونکہ پشاور میں بیٹھے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ارشد صاحب. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تیرا میں کیا صورتحال ہے؟ کیا جو سب لوگ سفر کر رہے تھے, نقل مکانی کر رہے تھے, وہ محفوظ جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں یا ابھی بھی کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں راستے میں؟ واٹ از دی اپڈیٹ؟ عارفہ ایسا ہے کہ کوئی 19,000 کے قریب یہ خاندان تھے جن کی کوئی 90,000 سے زیادہ یہ لوگ بنتے ہیں. ان میں سے تقریباً 17,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ پہنچ گئے تھے. صرف 2,000 فیملیز ہیں ان کو وہاں پہ روک لیا گیا ہے, اپنا نکلیں. چونکہ یہ معاملہ اتنا سیاست اس پہ ہو گئی کہ دونوں جانب سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں نے جھوٹ بولا اور سچ بات دونوں نے کی. حالانکہ سب کو پتا تھا کہ وہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے. البتہ کوئی بڑا میجر آپریشن نہیں ہونے جا رہا تھا, لیکن وہاں پہ جب جھڑپیں ہو رہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس کے اندر مختلف جو واقعات ہوئے اس کے اندر لوگ شہید ہو گئے, جس کے بعد وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن اور پھر ساتھ میں جو جرگا تھا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے موو کر جاتے ہیں. تو یہ کوئی 56 کے قریب جرگے ہوئے, مذاکرات ہوئے, 56 اس قسم کے جو دور ہوئے, اس کے اندر یہ سارا فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے. اور اس کے حوالے سے جو آفیشیل لیٹر تھا وہ 28 اکتوبر کو ڈی سی خیبر نے جاری کر دیا تھا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. اور مذاکرات جب یہ لوگ کرنے گئے تھے اس میں یہ قرآن شریف بھی ساتھ لے کر گئے اور وہاں پہ بات چیت ہوئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں اور یہ علاقہ خالی کر دیں. یہ معاف کریے گا ارشد صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا, یہ جب مقامی لوگ ٹی ٹی پی سے بات کرنے گئے تھے غالباً آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو وہ جب مذاکرات کے 2 دور ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے, واپس آنے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ لوگ نہیں جا رہے. تو پھر جو جرگا تھا وہ آپس میں ان کی مشاورت شروع ہو گئی. تو جو 24 رکنی جرگا بنایا گیا تھا جس کو فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ساتھ میں دیگر اداروں کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کارروائی کریں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور ارشد عزیز ملک صاحب سے. ٹیپو صاحب, صوبائی حکومت کو بھی پتا تھا, وفاقی حکومت کو بھی پتا تھا, مگر اس وقت تو دونوں ہی انکار کر رہے ہیں اس معاملے سے. ہاں بالکل, یہ جو تیرا کا پورا ہے وہ کرائسس کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلیم گیم دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو یعنی جو پورا آپریشن تھا جس طریقے سے پلان کیا گیا, جو اسٹریٹجی بنائی گئی, تو میرے نزدیک جو میری اپنی پرسنل ویوز ہیں کہ وہ آپریشنل فرنٹ پہ, نیریٹو فرنٹ پہ, ہیومینیٹیرین جو ہے اس فرنٹ پہ, پولیٹیکل فرنٹ پہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہو رہا ہے. یعنی اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. یہی چیز ہم نے پچھلے سال باجوڑ میں بھی یہی چیز دیکھی تھی کہ وہاں پہ لوکل ریزسٹنس لوگوں کی جانب سے, وہاں پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ان کی جانب سے بھی. اور ابھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پراپر تیاری کے ساتھ جاتے. اور دوسرا یہ کہ اس موسم میں یعنی آپریشن کا ہونا, اور جہاں تک یعنی کل جو ہم نے 2 وفاقی وزراء ان کی پریس کانفرنس کہ لوگ نارملی یہاں سے موو کرتے ہیں سردیوں میں, تو میں خود وزیرستان کا ہوں, ہم لوگ بھی موو کرتے تھے, میں سوجو ٹرائب ہے, لیکن وہ چیزیں سٹارٹ ہوتی تھی ستمبر اور اکتوبر میں, یا میکسیمم نومبر میں. برف گرنی شروع ہوئی تو اس وقت آپ گاڑی میں بیٹھیں کہ ہم چلیں گے. بالکل, کہ اب ہم نے ابھی نکلنا ہے تاکہ رستے میں ہم پھنس جائیں برفباری میں یا کسی اور معاملے میں. تو یہ چیزیں یعنی میرے خیال میں کہ اب ان سے نکلنا چاہیے. ٹیررزم کا ایشو اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ تبھی یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں جب پروونشل گورنمنٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کا رسپانسبلٹی ہے وہ پرائمری پڑتی ہے صوبائی حکومت پہ. ان کو آپ آن بورڈ لینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے معاملات جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ بس ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ آ کے اس پہ سائن کر لو. جہاں تک جرگے کا مسئلہ ہے, تو فاٹا مرجر کے بعد جو جرگا کی ایک کنسٹیٹیوشنل حیثیت تھی یا لیگل جو ان کی سٹینڈنگ تھی, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب جرگے جو ہیں وہاں کے معاملات طے نہیں کرا سکتے. ان کے لیے آپ کو صوبائی حکومت جو ہے ان کو آن بورڈ لینا ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ بجائے یہ کہ وہ ٹیررزم کو ختم کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی میں وہ یعنی معاملات یا انرجی وہاں پہ ویسٹ ہو رہی ہیں. اور جو ملیٹنٹس جو ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو یعنی کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے وہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے سے آلریڈی نکل چکے ہیں.
کیونکہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ ہم ٹریپ ہو جائیں. سنو فال کا سیزن جو یہ سٹارٹ آپ ہو رہا عام ہے, لوگوں کی بات کریں, عام لوگوں کی بھی اور ملیٹنٹس بھی کچھ ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کب ہلنا ہے اور کب نہیں ہلنا. ٹریڈیشنلی یہ جو ریجن ہے افغانستان اور پاکستان میں, یہاں پہ چاہے افغان طالبان نے جو 20 سال جنگ لڑی اور یہ جو پاکستانی طالبان, تو یہ سردیوں میں ہائبرنیشن موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور سپرنگ آفینسو کافی مشہور ہے کہ وہ ہے ٹرمینالوجی ہم سنتے ہیں کہ وہ مارچ اپریل میں پھر اعلان کرتے ہیں. اور سر ہم بھی تو آپریشن تبھی شروع کرتے ہیں نا, سوات کا بھی آپریشن مارچ اپریل میں ہی شروع ہوا تھا کیونکہ موسم وہ ٹھیک ہے. ارشد صاحب یہ بتائیے گا ویری کوئکلی, وی سورٹ آف رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر, کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اور یہ جو جرگہ اب اتوار کو بلایا جا رہا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس جرگے میں کیا فیصلے یا کیا باتیں ہوں گی؟ اصل میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ایک دوسرے پر بلیم گیم جاری ہے, اور صوبائی حکومت چونکہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی ہے کہ جب آپ کو سارا کچھ پتہ تھا, اور آپ کے ڈی سی جو ہے وہ ڈی سی صوبائی حکومت کا ایک اہلکار ہے نا, وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آیا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سیکرٹریز کو پتہ تھا, چیف سیکرٹری کو پتہ تھا, میٹنگ ساری ہو رہی تھیں اور پیسے کابینہ کے اندر سے اپروو کر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جب وہ جرگے کو بلا کے, جرگہ آلریڈی پریشان ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے کہ اتوار کے دن اس جرگے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ ممبران کو تو آپ نے سن بھی لیا ہوگا, کچھ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعات ہو رہے تھے, اور وہ سب کو پتا تھا. وہ بات وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پتا تھا, پروونشل گورنمنٹ کو پتا تھا, فوج کو پتا تھا, سب کو پتا تھا اس چیز کا. اور دیکھیں نا یہ جو بات ہو رہی ہے, ٹیپو نے بات کی ہے کہ ان دنوں میں وہاں پہ آپریشن ہو نہیں سکتا, نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے, تو آپریشن کیا ہونا ہے وہاں پہ. تو یہ بڑا ٹائمنگ کو جان بوجھ کے 2-3 مہینے ٹائمنگ کو آگے کیا گیا ہے. یہ بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے, اور پھر اور موٹیو سے ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے سیاسی وہ ہیں, تو اس کو جان بوجھ کے ستمبر اکتوبر سے لے کے جنوری تک لے آئے. آپ اس کو یہ کس نے جان بوجھ کے کیا؟ ویری کوئکلی سر. صوبائی حکومت نے بھی کیا, ظاہر ہے وہ چیزوں کو ڈیلے کرتے رہے, پھر وہاں کی جو لوکل. ٹھیک ہے ارشد صاحب, ٹیپو صاحب تو مطلب کہ اب ہم کیا اس سے سمجھیں کہ اگر جرگے میں ملٹری آفیسرز بھی بیٹھے تو کہیں نہ کہیں تو آپریشن کی کوئی بات ہو رہی تھی سر, کیونکہ جیسے صوبائی حکومت کوتاہیوں کے باوجود جب یہ کہتی ہے کہ جی آپریشن کا ذکر کون کر رہا تھا, تو یہ تو باتیں ہم نے وفاقی وزراء سے بھی سنی ہوئی تھیں. ہاں نہیں, آپریشن کی باتیں تو یہاں پہ ہم نے بھی سنی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے, فلور آف دی ہاؤس پہ طلال چودھری صاحب اور خواجہ آصف صاحب اس نے باقاعدہ کہا ہے. لیکن یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے جس طریقے سے وہ خود کو بالکل مبارات, تو وہ بھی میرے خیال میں اس کی بالکل پرائم ریسپانسبلٹی probably and of course in terms of handling the people also, this rescue and relief تو ان کا کام تھا کہ وہاں پہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ریلیز ہو رہی ہے. آپ کے جو یعنی کی وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو بیوروکریسی کے ہیں, ڈپٹی کمشنر خیبر اور آپ کا جو چیف سیکرٹری ہے, اگر آپ ان سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کے پاس ہے قانونی رسہ, آپ ان کو ریموو کرا دیں, لیکن وہ بھی آپ نہیں کر رہے. تو یہ رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے جو کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل اختیار کر گیا ہے, کہ ان کو ریلیف, یہ سب چیزیں, ان کی ری سیٹلمنٹ وغیرہ وہ سب چیزیں ٹائملی آپ کرتے, اور باقی جو معاملات ہیں ان کو, جو آپ کی سیاسی معاملات ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کر کے آپ وہاں پہ زیادہ توجہ دیتے, تو وہ تو ہیں. لیکن یہاں پہ پھر بھی ٹیررزم کا جو ایشو ہے, ہمیشہ جو وفاقی حکومت ہے یا جو وفاقی ادارے ہیں وہ خود کو یعنی رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ہمارا ہی کام ہے, ہم ہی کر سکتے ہیں, اور ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو سویلین ہے یا جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو آن بورڈ وہ لینے کی کبھی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی پچھلے 20 سالوں میں, تو ان کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. میں ایک مثال دوں, باجوڑ کا جو آپریشن تھا, یعنی وہاں پہ آپ نے آپریشن کیا, لمیٹڈ آپریشن تھا, وہ بڑے طرز کے جو آپریشن ہے سینئر سیکورٹی آفیشل کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, آپریشن ضربیاز براہ راست کی طرح. اب ہم آئی بی اوز کریں گے لیکن ایکسٹینڈڈ آئی بی اوز ہوں گے, 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینے تک ہوں گے, اور ایک اسپیسیفک ایریا میں ہوں گے. تو اس میں بھی جہاں پہ آپریشن ہوا ہے, میری اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ سے TTP کے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ علاقہ جہاں پہ آپریشن ہوا ہے, ابھی بھی وہاں پہ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. کل بھی ایک بندے کو مارا ہے. تو میرے خیال میں اس سے معاملات خراب نہیں ہوں گے بلکہ مزید چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. اور صرف لاسٹ چیز کہ جو جرگہ کی بات کی, تو جرگہ یہی سوچ اب وزیرستان میں بھی ہے کہ یہ تو اگر یہاں پہ جس طریقے سے جرگہ کے جو اراکین ہیں ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے, اور بالکل TTP جو ہے اس کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے یعنی بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بس اتنا ہی, ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.